तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC containing solution of zinc ZnSO4 AgNO3 और copper sulfate connected in a series, a current of 1 ampere is passed through them। मतलब 1 एम्पियर का करंट पास किया गया है until 1.08 ग्राम of silver deposit 1.08 ग्राम of silver deposited at cathode of cell B। ठीक है, सेल बी का जो कैथोड है वहां पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया। कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है? 1.08 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। तो हियर हाउ लॉन्ग डिड आई फ्लो, आई मतलब जो करंट है ना वो, हाउ लॉन्ग डिड आई फ्लो एंड फाइंड आउट द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ कॉपर और जिंक डिपॉजिट हुआ है ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा चीज कि कितने देर तक करंट का फ्लो हुआ है उस चीज को फाइंड आउट करना है हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। 3 सेल दिए गए हैं, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC, जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कैरी कर रहा है, AgNO3 कैरी कर रहा है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैरी कर रहा है। इसमें हम लोगों को बता दिया गया है कि सिल्वर का जो डिपोजिशन है वो 1.08 ग्राम डिपॉजिट हुआ है कैथोड में, सेल बी में। ठीक है, तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना है? 1.08 ग्राम, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे 1.08 ग्राम। 1.08 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया है। आई जो करंट है वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया गया है, बट कितनी देर तक किया गया है ये हम लोगों को नहीं पता। तो उसी चीज को हम लोगों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ, हम लोगों के पास फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल्स टू IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, ये एक्चुअल में मोल्स रहता है, तो वेट इसके मॉलिक्यूलर मास को क्या कर दिया गया है? इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो फिर ये यही वाला फॉर्मूला है, N इज इक्वल्स टू IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। ठीक है, 96500 इंटू एन फैक्टर, यही वाला फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया है। मोल्स मतलब क्या होता है? कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके बारे में। मोल्स मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है ना? तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो गया, है ना? तो यहाँ पे देखिए, वेट इज इक्वल्स टू IT इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर किसका? सिल्वर का। सिल्वर का एन फैक्टर, अब देखिए सिल्वर का एन फैक्टर क्या होगा? AgNO3 का सॉल्यूशन है। AgNO3 का अगर सॉल्यूशन है तो AgNO3 किस तरीके से डिसोसिएट करेगा? Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। ठीक है, NO3 नेगेटिव में। तो यहाँ पे आयंस के बारे में बात चल रहा है, तो आयंस में जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा या जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा वही उसका एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर ऑफ फॉर द सिल्वर कितना हो जाएगा? 1। तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। ठीक है, वेट कितना कितना डिपॉजिट हुआ है कैथोड में? सिल्वर का वेट कितना डिपॉजिट हुआ है? 1.08 ग्राम। 1.08 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। करंट जो फ्लो हुआ वो कितने एम्पियर का था? 1 एम्पियर का, तो ये 1 एम्पियर लिख दिया गया। और सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास होता है 108, तो 108 यहाँ पे लिख दिया गया, और 96500 तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? टाइम को बस सिंप्लीफाई करिए इसको, तो टाइम इस तरफ आ जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू 96500 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 108। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 965 सेकेंड्स हमारा आंसर आता है। ठीक है, मतलब 965 सेकेंड्स के लिए, 965 सेकेंड्स के लिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया गया होगा उस 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, जिसकी वजह से बी सेल में जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है वो 1.08 ग्राम का डिपॉजिट हुआ होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? टाइम हम लोगों ने निकाल लिया कि कितना अमाउंट ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। अब हम लोगों को क्या निकालना है? एक कॉपर का डिपोजिशन, मतलब कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, और जिंक का डिपोजिशन कि कितना अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिट हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा सेकेंड लॉ यहाँ पे यूज होगा। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जब कभी भी कोई भी से सेल्स सीरीज कनेक्शन में जब ज्वाइंट रहते हैं, सीरीज कनेक्शन में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो फिर जो उन लोगों का वेट का जो रेशियो होता है, उन लोगों का वेट का जो रेशियो होता है, जो डिपॉजिट होगा वो उनकी इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है। इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है। इस लॉ को हम लोगों ने कल पढ़ा था।
ठीक है, याद होगा आपको, इस लॉ को हम लोगों ने देखा था। तो अब देखिए यहाँ पे से हम लोगों को वेट ऑफ सिल्वर तो पता ही है, जो कि क्वेश्चन में दिया ही गया था। ठीक, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर किया गया है यहाँ पे। वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ठीक है, तो अब वेट ऑफ कॉपर मुझे निकालना है, तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है, वेट इस तरफ चले जाएगा, ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सिल्वर इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको पता है कि इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है ना, इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, जो भी वेट रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा उसको डिवाइड कर देंगे n फैक्टर से। ठीक है, n फैक्टर से, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के n फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों को इक्विवेलेंट मास निकल करके आ जाता है, इक्विवेलेंट मास निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना है। तो देखिए वेट ऑफ सिल्वर हम लोगों को क्वेश्चन में वो बता दिया गया है, तो वो कितना है 1.08। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास कितना होता है 63, तो 63 इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, तो कॉपर के बारे में बात चल रहा है यहाँ पे, कॉपर का कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर का कौन सा सॉल्यूशन पहले देख लीजिए, कॉपर का कौन सा सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था यहाँ पे, ये देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। वैसे ही जिंक का कौन सा सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशंस को देखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों को उससे उसका चार्ज पता चलेगा। अब कॉपर सल्फेट में कॉपर के पास ये क्या है, ये क्यूप्रिक आयन बन रहा है, Cu2 पॉजिटिव आयन बन रहा है, क्यूप्रस आयन नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट मास के लिए, कॉपर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है 63 डिवाइडेड बाय इसका n फैक्टर। अब कॉपर जो डिसोसिएट करेगा, कॉपर सल्फेट जब डिसोसिएट करेगा तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में। ठीक है, इस तरीके से, तो फिर 2 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 2 इसका n फैक्टर है, तो 2 इसका n फैक्टर है, तो इसलिए 63 डिवाइडेड बाय 2 किया गया है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर किस तरीके से ब्रेक हो रहा था, AgNO3 किस तरीके से ब्रेक हो रहा था, AgNO3 ये किस तरीके से आयनाइज हो रहे थे, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, इस तरीके से आयनाइज हो रहा था। तो Ag में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज था, जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा वही इसका इक्विवेलेंट मास हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली 108 लिख दिया गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.315 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वाला चीज, अब जिंक को करना है तो जिंक को भी सिल्वर के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, जिंक को भी सिल्वर के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बस मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे 2 क्यों लगा, यहाँ पे भी सेम चीज है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, तो जिंक सल्फेट Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट करने वाला है। ठीक है, इस तरीके से डिसोसिएट करने वाला है। अगर ये इस तरीके से डिसोसिएट करेगा तो जिंक का जो मॉलिक्यूलर मास इसी क्वेश्चन में ही दे दिया गया था कि 65 है, तो अगर 65 इसका मॉलिक्यूलर मास है तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 2, तो इसलिए 65 डिवाइडेड बाय 2 किया गया है। तो ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0.325 ग्राम इसका निकल करके आता है। तो समझ में आ गया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। दोनों लॉ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और दोनों लॉ के एप्लीकेशंस को देख लिया न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है गैल्वेनिक सेल, या फिर जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसी से हम लोग नन्स इक्वेशन की तरफ जाएंगे, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये सभी चीजों का मतलब ये सभी एक तरीके का इंट्रोडक्शन था। ये सभी को जाने बिना अगर हम लोग डायरेक्टली नन्स इक्वेशन में चले जाते हैं तो फिर मतलब क्या हो जाता कि पहले का जो ये जो बेसिक सा जो नॉलेज है ना वो नहीं रह पाता। मतलब हम लोगों को ऐसा होता कि वो सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए नन्स इक्वेशन में जाने से पहले। ठीक है, तो अब आते हैं गैल्वेनिक सेल पे। गैल्वेनिक सेल क्या है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोला जाता है, और इसमें क्या होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। हम लोग अभी तक किसके बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था, या फिर यूं कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवाते थे।
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, गैल्वेनिक सेल में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल में क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, ये वाला जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसमें हम लोगों को बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी का जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते थे ना, वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन ऑटोमेटिक होगा। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। और इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। हमने इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में देखा था कि गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू वहां पे पॉजिटिव होता था, जिसकी वजह से ई सेल का वैल्यू नेगेटिव रहता था। तो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है, तो इस पर्टिकुलर केस में ई सेल का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में किस तरीके से आता है उसको हम लोग आगे देख लेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था इसलिए मेंशन बस कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस चीज का आइडिया कैसे आया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए, इस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का दिखता है। अब इसमें ना जिंक रॉड को इंसर्ट कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जिंक रॉड को इंसर्ट कर दिया गया। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले, मतलब कुछ ऑब्जर्व किया गया, कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया गया। सबसे पहला चीज तो ये कि वेट, जो जिंक रॉड का वेट था वो धीरे धीरे करके समय के साथ साथ डिक्रीज होने लग गया। दूसरा चीज ये कि जो ब्लू कलर था, सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर होने लग गया। सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो डिसअपियर होने लग गया। तीसरा चीज ये कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लग गया। और फोर्थ पॉइंट ये कि रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन, मतलब जिंक रॉड के कंप्लीटली कंजम्पशन के बाद या फिर इसके वेट में लूज होने के बाद जो रिएक्शन का टेम्परेचर था वो थोड़ा इंक्रीज करने लग गया। तो इन सभी चीजों पे डीप स्टडी करने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो फर्स्ट रीजन है, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जिंक रॉड जो कि सॉलिड में प्रेजेंट है वो धीरे धीरे करके Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन के अंदर में चले जा रहा है। ठीक है, और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसलिए डिसअपियर हो रहा है क्योंकि उसमें प्रेजेंट Cu2 पॉजिटिव आयंस, अब Cu2 पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को कैरी करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और यही रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। और तीसरा चीज ये दोनों ही रिएक्शन होने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लिबरेशन होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर उस सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस दोनों ही रिएक्शन की मदद से, या फिर यूं कहें कि ये एक सिंगल से रिएक्शन की मदद से हम लोगों को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस एनर्जी को यूज किस तरीके से किया जाए, तो इस एनर्जी को यूज करने के लिए इस गैल्वेनिक सेल को बनाया गया। ठीक है, इस गैल्वेनिक सेल को बनाया गया, समझ में आ रहा है, इस केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाया गया। ठीक, इसमें क्या हुआ, एक रिएक्शन और 2 रिएक्शंस हो रहे हैं। जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, कॉपर जो है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल एक रिएक्शन देखा जाए तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिला। ये एनर्जी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब ये वेस्ट हो गया ना, टेम्परेचर, सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम करेंगे ही क्या, तो उस एनर्जी को कहीं और फॉर्म में, किसी और फॉर्म में यूज कर लिया जाएगा। तो किसी और फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करने के लिए हम लोगों ने ये सेटअप बनाया। अब इस सेटअप को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, देखिए ये जो सेटअप रहता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, इसमें 2 हाफ सेल्स रहते हैं, इनको बोला जाता है हाफ सेल। हाफ सेल किसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है हाफ सेल। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें एक रॉड हो, जो भी रॉड है, जैसे यहाँ पे जिंक का रॉड है, तो ये जो जिंक का रॉड है वो अपने ही सॉल्यूशन में, अपने ही इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप्ड हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर जिंक का रॉड है, ये जिंक का रॉड है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, या फिर जिंक का कोई भी सा सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो ऐसे टाइप के इस पर्टिकुलर सेटअप को बोला जाता है हाफ सेल।
ठीक है, ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है। ये वाला जो है वो एक हाफ सेल है, और वैसे ही दूसरा जो है ये वाला हाफ सेल, ये वाला जो है वो दूसरा हाफ सेल है। ये जिंक का हाफ सेल है और ये क्या है, कॉपर का हाफ सेल है। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि ये दोनों ही रिएक्शन जो कि एक साथ परफॉर्म कर रहे थे एक ही बीकर के अंदर में, अब उन दोनों ही रिएक्शन को अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग बीकर में परफॉर्म करने लग गया उस चीज को। ठीक है, अब इस चीज में हो क्या रहा है, यहाँ पे जिंक का रॉड है, अपने ही सॉल्यूशन में डिप्ड है, तो इसको हम लोग बोल दिए जिंक का हाफ सेल। यहाँ पे कॉपर का रॉड है, अपने ही सॉल्यूशन में डिप्ड है, तो इसको हम लोग बोल दिए कॉपर का हाफ सेल। ठीक है, अब इन दोनों ही रॉड को, मतलब इन दोनों ही जिंक रॉड को और कॉपर रॉड को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पे वोल्टामीटर लगा दिया गया, मतलब पोटेंशियल जानने के लिए कि इन दोनों के बीच में कितने पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इस तरीके से कनेक्ट करने पे ये पता चला हम लोगों को, क्योंकि जिंक का जो पोटेंशियल होता है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, वो कंपैरेटिवली कॉपर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इस रॉड को क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज बना देगा। ठीक है, जिंक जो है जिंक और कॉपर के कंपैरिजन में अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, तो जिंक का जो पोटेंशियल होता है ना इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, जिंक का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को लूज करने का वो ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉपर। तो इसको और अच्छे से साइंटिफिकली क्या बोलेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, ऐसा बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू कॉपर, इसलिए जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Zn2 पॉजिटिव आयन बना करके सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, अब जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव आयन बनाया, Zn2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में चला गया, और जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ना वो इसी रॉड के थ्रू, इस वायर के थ्रू क्या करता है, ये ट्रेवल करने लग जाता है। अब क्योंकि जो भी नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं वो इस रॉड में बन रहा है, तो इसलिए केवल रॉड का चार्ज को हम लोग नेगेटिव से शो करेंगे। ठीक है, और इसको क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इस टर्मिनल पे क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इस पर्टिकुलर टर्मिनल में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, जिंक जो है 2 पॉजिटिव आयन बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, तो इस पर्टिकुलर टर्मिनल को हम लोग बोलेंगे एनोड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एनोड कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वही नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाता था, और यहाँ पे ये एनोड कहलाने वाला है। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो इस वायर के थ्रू फ्लो करते हुए जाता है किसके पास, कॉपर के रॉड के पास, जिसकी वजह से ये वाला जो रॉड रहेगा उसमें नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे करके बढ़ने लगेंगे। तो इससे होता यह है कि ये जो कॉपर आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, ये जो कॉपर आयन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, वो कॉपर आयन क्या करते हैं, इस रॉड को जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके आ रहा है, उसको बाहर की तरफ से ऐसे करके कवर करने लग जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। तो ऐसे ऐसे करके ये सभी आयंस, मतलब कॉपर की जो 2 पॉजिटिव आयंस हैं, ये सभी क्या करने लग जाएंगे, इस रॉड को पूरा कवर करने लग जाएंगे। तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस हैं इस रॉड को कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से इस वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज से शो करते हैं। तो चार्ज का जो जनरेशन है ना उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि जो नेगेटिवली चार्ज क्यों आया और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज क्यों आया। अब यहाँ पे से ये जो कॉपर आयंस होते हैं, कॉपर आयंस जो होते हैं जो कि सॉल्यूशन में पहले से ही प्रेजेंट था, क्योंकि ये हाफ सेल है ना, तो ये कॉपर का रॉड है, इस कॉपर का रॉड में इस कॉपर के रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। तो इस कॉपर के रॉड में जब इलेक्ट्रॉन्स आए तो उस इलेक्ट्रॉन को ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन जो कि सॉल्यूशन में पहले से ही प्रेजेंट है वो सभी ने कवर कर लिया, और उस वहां पे से इलेक्ट्रॉन को ले करके Cu2 पॉजिटिव आयन क्या करने लगा, Cu2 पॉजिटिव आयन उस रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स को ले करके वो Cu में कन्वर्ट होने लग गया, Cu सॉलिड में कन्वर्ट होने लग गया।
तो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो यहीं पे वो जा करके क्या होने लग जाएगा, डिपोजिट होने लग जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम लोग बाहर की तरफ से, जहां पे एक ही बीकर में अगर दोनों ही रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था वो सॉल्यूशन के अंदर में ही हो रहा था, और सॉल्यूशन के अंदर में ही कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा था। बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बाहर से करवा रहे हैं। तो इस बाहर से जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहे हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो करने लगे, हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस उतना होना चाहिए तब की बात है। हाँ बोलिए। ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसमें। ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना, इसमें हम लोगों को जबरदस्ती Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ रही है, ये ऑटोमेटिक होता है। यस सर। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जो रहता है वो नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया, ये जो एनर्जी जो सॉल्यूशन को, ये टेम्परेचर को बढ़ाने में चला जा रहा था, वेस्ट हो जा रहा था, उसी एनर्जी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूटिलाइज कर लिया। तो यही होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब ये एक नॉर्मल सेटअप है, यहाँ पे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट होने लग गया। इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिंक का जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, और कॉपर का जो हो रहा है वो रिडक्शन। ठीक है, इस चीज को याद रखने के लिए आप लोन याद रख सकते हैं, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। एनोड जो रहता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और उसको इस सेल को रिप्रेजेंट करते टाइम में लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये चीज समझ में आ गया ना, चार्ज का जनरेशन या इसका पूरा फिनोमिनन कि कौन कौन चीज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो किस तरीके से हो रहे हैं, कहां से किस तरीके से हो रहा है। समझ में आ गया ये चीज? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोगों ने देख लिया, और गैल्वेनिक सेल देख लिया, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिया। तो उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी रिप्रेजेंटेशन को याद रखिए। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एनोड रहेगा, फिर एनोड का प्रोडक्ट रहेगा, वहां पे 2 लाइंस बनाते हैं। उसके बाद फिर मीडियम लिखा जाता है। मीडियम बोलने का मतलब वो एक्वस मीडियम है, मोल्टन स्टेट में है, या फिर कैसा है, तो वो वाला मीडियम लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रोलाइट लिखा जाता है, और नीचे की तरफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर लिखा जाता है। फिर लास्ट में एक और लाइन बनाने के बाद ये कैथोड प्रोडक्ट लिखा जाता है, मतलब कैथोड में जो फॉर्म हो रहा है वो कैथोड प्रोडक्ट लिखा जाएगा, और जो कैथोड का रॉड है उसको लिखा जाएगा। ठीक है, वैसे ही गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। हमेशा जो एनोड होता है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, कैथोड जो होता है वो राइट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनोड जो है, यहाँ पे एनोड का जो इलेक्ट्रोड रहेगा, जिस तरीके से अभी हम लोग जिंक का गैल्वेनिक सेल देख रहे थे, जिंक का इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड था, वैसे ही कॉपर का इलेक्ट्रोड था, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड था। तो ये जिंक के इलेक्ट्रोड को पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जिंक के इलेक्ट्रोड को पहले लिखा जाएगा, फिर एक सेपरेशन देने के बाद Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है ये। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो उसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लिखेंगे इसका, कि जो भी कंसंट्रेशन का रहेगा, ये जो सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयन जो रहेंगे, जो भी कंसंट्रेशन के रहेंगे, उस कंसंट्रेशन को लिखेंगे। फिर ये जो डबल लाइन है वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे उसका। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है ये वाला डबल लाइन। फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के बाद फिर हम लोग कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहेगा, मतलब जो कैथोड में जो सॉल्यूशन रहता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था तो इसलिए Cu2 पॉजिटिव रिप्रेजेंट किए, और जो भी कंसंट्रेशन रहेगा इसका तो उसको कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर एक लाइन ड्रॉ करके जो कैथोड का इलेक्ट्रोड रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस चीज में क्या होता है, इस चीज में क्या रहता है कि एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा और कैथोड हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा।
एनोड में आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक जो है Zn0 जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही कैथोड में रिडक्शन होता है तो 2 पॉजिटिव जो है वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है। तो बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज देखने को मिलेगा हम लोगों को अभी आगे में। ये इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्ट हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तब जाकर के रिएक्शन होगा। इसमें रिएक्शन होने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, मतलब रिएक्शन तो खुद ब खुद हो रहा है ना, तो इसलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर में आएगा ये। अब क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ग्रिप्स फ्री एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है और यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस होने की वजह से नेगेटिव होता है। अब आपको पहले भी बताया था ये चीज, एनोड जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और कैथोड नेगेटिव, यहाँ पे एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, बट एक चीज कॉमन है, हमेशा एनोड में, दोनों ही केस में हमेशा एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और हमेशा कैथोड में रिडक्शन होता है। ठीक है, दोनों ही केस में। चलिए अब सॉल्ट ब्रिज पे आते हैं। अब होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट क्या है, पहले इस सेटअप को देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज कहां कहां पे है उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दो हाफ सेल बना हुआ है, वैसे ही जैसे कि प्रीवियसली बना हुआ था। अभी जो पहला वाला डायग्राम था, जिस तरीके से पहले वाले डायग्राम में ये दो हाफ सेल बने थे, वैसे ही दो हाफ सेल यहाँ पे बना हुआ। ठीक है, ये जिंक का हाफ सेल हो गया और ये कॉपर का हाफ सेल हो गया। दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है वायर से और यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया गया है पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए बोलने का मतलब ये कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल का डिफरेंस बोलने का मतलब, पोटेंशियल मतलब एक शक्ति समझ लीजिए। ठीक है, अब वो शक्ति ना दो तरीके की हो सकती है, इलेक्ट्रोड्स के टर्म में बात कर रहा हूं मैं, इस चीज को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल बोलने का मतलब शक्ति। ठीक है, अब वो शक्ति ना दो तरीके का हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का शक्ति या फिर इलेक्ट्रॉन को देने का शक्ति। अब मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ, शक्ति शक्ति बोलने में थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को लेने का पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन को लूज करने का पोटेंशियल, तो दो तरीका हो गया ना, मतलब पोटेंशियल को डिफाइन करने का दो तरीका हो गया। तो जो नॉर्मल जो पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जो नॉर्मल पोटेंशियल बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का ही मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के रिडक्शन होने की टेंडेंसी क्या है, रिडक्शन होने का पोटेंशियल क्या है उसका, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी उसका कितना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है बोलूंगा, अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है जिंक के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूं ना, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट ये होता है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, मतलब खुद को रेड्यूस करने की टेंडेंसी उसकी कितनी ज्यादा है, उसी को बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसकी टेंडेंसी कितनी है, तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, या फिर उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने का मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अभी मैं बोल रहा था जो पावर होता है या फिर पोटेंशियल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हम लोग बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात नहीं करते, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को एक स्टैंडर्ड मान लिए कि हम लोग इसी के टर्म्स पे बात करेंगे, तो हम लोग बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स पे ही हमेशा बात करते हैं। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल को बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बोलता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का ज्यादा है अगर मैं बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने का मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा है कम है ये सारी टर्मिनोलॉजी कब आती है, जब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ठीक है, ज्यादा है बोलूंगा तो किसी से कंपेयर करके मैं बोल रहा हूं ना ज्यादा, तो वैसा चीज हो जाता है। तो समझ में आया, पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं, हम लोग बेसिकली बात किसके बारे में करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। और रिडक्शन पोटेंशियल बोलने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी किसी की कितनी ज्यादा है। समझ में आया ये वाला बात, ये वाला बात क्लियर हुआ क्या, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर।
ठीक, तो अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, ये जिंक का रॉड हो गया, जिंक का हाफ सेल हो गया, ये जिंक का हाफ सेल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, कॉपर का हाफ सेल हो गया। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इसको वायर से, इन दोनों ही रॉड को वायर से कनेक्ट किया, तो जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या फिर यूं कहे कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहां पे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पे वो रिडक्शन का फिनोमेनन होने देखने को मिल जाएगा। मतलब इन दोनों के पास ना अपना खुद का एक पोटेंशियल होता है, खुद के पास अपना रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा, खुद के पास अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है। हालांकि दोनों ही मेटल्स हैं, ठीक है, कॉपर, ये वाला कॉपर हो गया और ये वाला क्या हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, ये वाला जिंक हो गया और ये वाला क्या हो गया, कॉपर हो गया। दोनों के पास अब देखा जाए तो मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है, मेटल्स का इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देने का नेचर शो करते हैं लोग। बट इन दोनों ही मेटल्स में किसी का नेचर इलेक्ट्रॉन को देने का कुछ ज्यादा ही होगा और किसी का नेचर कंपैरेटिवली उससे थोड़ा कम होगा। तो जब वायर से इन लोगों को कनेक्ट कर दिया जाता है ना, तो इन लोग अपना अपना काम संभाल लेते हैं। बोलने का मतलब ये कि इन दोनों में से जिसका इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है वो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम कर लेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे इन लोग अपना अपना काम संभाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वहां पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम, इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करेगा। और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा कम है वो इलेक्ट्रॉन्स को देने का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलने का मतलब, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। अब इन दोनों ही रॉड्स में जिसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना बात? बताइए, समझ में आया ये वाली चीज? क्या है ना, मैं इसलिए इसको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे हैं या फिर बहुत दिनों बाद इस चीज को वापस से देख रहे हैं, तो हम लोग वापस आते हैं हाफ सेल पे। ये जिंक का हाफ सेल हो गया, ये कॉपर का हाफ सेल हो गया। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में जब मान लीजिए हम लोग सॉलिड ब्रिज नहीं लगाए थे, सिर्फ और सिर्फ इसको वायर से कनेक्ट कर दिए थे और वोल्टमीटर को लगा दिए थे। वोल्टमीटर एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है कि इन दोनों के पोटेंशियल में, मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में डिफरेंस कितने का है। ठीक है, उस चीज को बताता है। तो अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितना जिंक का आयन होगा उतना ही सल्फेट का आयन होगा ना, जितना जिंक का आयन होगा उतना ही सल्फेट का आयन होगा, अगर ये अच्छा खासा इलेक्ट्रोलाइट है तो। इन केस अगर मैं जो भी इलेक्ट्रोलाइट है अगर अच्छा भी हो बुरा भी हो, अगर एक कंपाउंड, एक मोल कंपाउंड अगर टूट भी रहा है, ZnSO4 का जो सॉल्ट है उसमें से एक मोल टूट भी रहा है, तो एक मोल ही जिंक बनेगा और एक मोल ही सल्फेट के आयंस बनेंगे। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में दोनों ही सेम रहता है। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी रहता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या रहेगा, कॉपर का भी आयन और सल्फेट का आयन दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अभी मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कुछ टाइम के बाद क्या होने लगेगा, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि जो जिंक का नेचर होता है, जिंक का नेचर इलेक्ट्रॉन को देने का होता है कंपेयर टू अगर कॉपर बात किया जाए तो। कॉपर के कंपैरिजन में जिंक जो रहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। तो ये क्या करता है, जिंक का जो रॉड है वो जिंक का रॉड Zn2 पॉजिटिव आयन बना करके सॉल्यूशन में जाने लगेगा, सॉल्यूशन में जाने लगेगा, है ना। तो जिसकी वजह से जिंक का जो कंसंट्रेशन है कंपेयर टू सल्फेट आयन बढ़ने लगेगा कि नहीं, बढ़ने लगेगा ना। यस सर। कुछ समय बाद, ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जिंक के जो आयंस रहेंगे वो कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा होने लगेंगे सल्फेट के कंपैरिजन में।
वैसे ही अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए, जैसे ही यहाँ पे गया तो कॉपर का जो आयंस था वो कॉपर का आयन इलेक्ट्रॉन को ले ले करके यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा, जिसकी वजह से सल्फेट के आयंस इस सॉल्यूशन में बढ़ने लगेंगे और कॉपर के आयन इस सॉल्यूशन में कम होने लगेंगे। ठीक है, तो सल्फेट का आयन यहाँ पे बढ़ने लगेगा और कॉपर का 2 पॉजिटिव आयन क्या करने लगेगा, कम होने लगेगा। क्यों क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला बात। अब आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा होने लग गया सल्फेट के कंपैरिजन में, तो और Zn 2 पॉजिटिव, Zn जो है जिंक जो है 2 पॉजिटिव आयन बना करके 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रिलीज करता है और यहीं पे जिंक के बहुत सारे आयंस 2 पॉजिटिव आयंस यहीं पे बहुत सारे हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाने देगा? नहीं। नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? पहले तो वो अपना ही रिक्वायरमेंट पूरा करेगा ना। Zn 2 पॉजिटिव आयन क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा मतलब ये जिंक रॉड अब वापस से Zn 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, जो पहले हो रहा था वो चीज अब नहीं होने वाला। ठीक है, वो चीज, तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और बात इस सॉल्यूशन की भी है, जो सॉल्यूशन कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो गया वो इलेक्ट्रॉन को और फर्दर कैरी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अब जानते हैं आप सभी कि सेम जो चार्जेस रहेंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो स्टॉप हो जाएगा, करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए सॉल्ट ब्रिज को लाया गया। तो सॉल्ट ब्रिज का सेटअप देखिए, सॉल्ट ब्रिज जो रहता है वो इन्वर्टेड यू शेप का रहता है। ठीक है, यहाँ पे कॉटन प्लग लगा हुआ रहता है और इसमें एक इनर्ट सॉल्यूशन, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डाला जाता है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसकी किसी भी सॉल्यूशन के आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अगर रिएक्ट कर दिया तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, KCl का सॉल्यूशन, KNO3 का सॉल्यूशन, NaNO3 का सॉल्यूशन, तो ये सभी, और इसकी जो पेस्ट बनाया जाता है वो एगर एगर के साथ इसका पेस्ट बनाया जाता है। एगर एगर एक तरीके का एल्गे है, तो इसके साथ इसका पेस्ट बनाया जाता है और इस इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। इससे होता क्या है, इसमें K पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और इसमें Cl नेगेटिव। मैं एक का एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, KCl का एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। KCl का पेस्ट बनाया गया एगर एगर सॉल्यूशन के साथ, उसके बाद एगर एगर के साथ इसका पेस्ट बनाया गया और इसमें इंसर्ट कर दिया गया। तो K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, अब देखिए इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या था, Zn 2 पॉजिटिव आयन का जो अमाउंट था वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये Cl नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ट्रेवल करने लग जाएगा सो दैट कि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके, मतलब न्यूट्रलिटी इस सॉल्यूशन की ना मेंटेन हो सके। इसलिए ये Cl नेगेटिव आयन इस तरफ मूव करता है और K पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव करता है, जहां पे सल्फेट आयन का मतलब सल्फेट आयन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वहां पे K पॉजिटिव आयन का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी वापस से मेंटेन हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट ब्रिज का यही सब फंक्शंस बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन का मेंटेन कर देगा, इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वापस से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन कर देता है और पोटेंशियल बैरियर को रिमूव कर देता है। पोटेंशियल बैरियर जो क्रिएट हो रहा था, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो रहा था उसको मेंटेन कर देगा, मतलब उसको एलिमिनेट कर देगा। पोटेंशियल बैरियर किस तरीके से क्रिएट हो रहा था, देखिए इसका पोटेंशियल क्या था, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का पोटेंशियल था। अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे Zn 2 पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा हो गए थे, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव जो जिंक का रॉड था फर्दर इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रहा था, तो इसके पोटेंशियल पे फर्क पड़ा था, है ना। तो उसी पोटेंशियल बैरियर को हटाने का काम किया है सॉल्ट ब्रिज ने। ठीक, समझ में आया ये वाला चीज। तो सॉल्ट ब्रिज का ये सब प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए वो क्या क्या चीज है। मस्ट बी इनर्ट एंड डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन इन द हाफ सेल। जैसे कि मैंने अभी अभी बात किया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है जैसे KCl है या फिर NaNO3 है या फिर ये कौन सा था, KCl था, NaNO3 और KNO3, तो ये सभी सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए
वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, किसी भी हाफ सेल में जाकर के वो किसी तरीके का रिएक्शन ना करे। ठीक है, जैसे कि अगर आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, अगर आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो किसी हाफ सेल में, मान लीजिए कि सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, तो आप एगर एगर के पेस्ट के साथ आप केसीएल का सॉल्यूशन यूज नहीं कर सकते। मतलब केसीएल के सॉल्ट्स को आप एगर एगर के साथ पेस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि जब सीएल नेगेटिव आयन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जाएगा, एजी वाले सॉल्यूशन में जाएगा, तो एजी के साथ मिलकर के वो एजीसीएल का प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये ऐसा कोई सॉल्ट यूज करना है, मतलब ऐसा कोई सॉल्ट यूज करना है जो कि इनर्ट हो, ना ही सॉल्यूशन से रिएक्ट करे ना ही इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करे। ठीक है, और इसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो आयन होता है उनकी मोबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल अमाउंट में, मतलब इक्वल स्पीड में एक दूसरे की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग सॉल्ट ब्रिज में यूज कर रहे हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। 2 सेकंड। अब आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है और यहीं से फिर हम लोग नन्स इक्वेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया इसके बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड की अपनी खुद की एक शक्ति, मतलब इलेक्ट्रोड का 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इस चीज को, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल को ही बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल का, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन में और एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा? स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलैरिटी का होना चाहिए, और इसका एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और वैसे ही नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रोड का वो कहां पे निकाला जाएगा? टेम्परेचर अनइक्वल टू 298 के, मतलब टेम्परेचर जो रहेगा वो 298 केल्विन के बराबर नहीं होगा, ना ही प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होगा, मतलब इन तीनों में से कोई भी से एक फैक्टर वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो इसको नन्स इक्वेशन के थ्रू निकाला जाता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल किस तरीके से निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे नन्स इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने के बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला किस तरीके से जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया जिंक के रॉड के बारे में, कॉपर के रॉड के बारे में, हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया कि जिंक का पोटेंशियल जो रहता है कंपेयर टू कॉपर कंपैरेटिवली वो कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का लूज वही करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन का लूज नहीं करता। तो ये सारी चीजें, ये सीरीज जो है वो बनी कहाँ से? तो वो जो सीरीज बनती है वो इन सभी चीजों से बनती है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल या फिर नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल की कैलकुलेशन है। तो देखते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या है, कुछ फीचर्स हैं। ये एक तो गैसियस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दूसरा, इसमें H पॉजिटिव आयन का सॉल्यूशन रहता है, एसिडिक सॉल्यूशन, 1 मोलर का सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, तीसरा चीज, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आता है। और चौथा चीज, टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा, प्रेशर 1 एटीएम का रहेगा और कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी का होता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसका सेटअप कुछ इस तरीके से है, आप देख लीजिए। सेटअप में एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है HCl का। HCl का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोलर का रहेगा ये। इसके अंदर में ये जो वायर टाइप का दिख रहा है, ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है। मतलब एक तरीके का कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रॉन को फ्लो आसानी से हो सके, ठीक है। फिर ये मरकरी लगा हुआ है यहाँ पे, मरकरी के साथ अटैच्ड एक प्लेटिनम फॉइल है और उसको प्लेटिनम ब्लैक से, सो दैट की सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, इसको कोट कर दिया गया है प्लेटिनम ब्लैक से, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्लास जैकेट है। ग्लास जैकेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके अंदर ही हाइड्रोजन को 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर के साथ इंसर्ट कराया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे HCl का सॉल्यूशन लगा हुआ है। तो पूरा चीज हो गया। एक बार फिर से देखिए, एक बीकर है, एक बीकर, इस बीकर में HCl का 1 मोलर का सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। ऊपर से इसमें ग्लास जैकेट लगा हुआ है, ग्लास जैकेट के अंदर से ही इसलिए ग्लास जैकेट इसलिए लगाया गया सो दैट कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्योर हाइड्रोजन गैस को ट्रांसफर कराया जा सके, ठीक है।
फिर ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर इसलिए सो दैट जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा उस इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन को मतलब उस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से इस कंडक्टर के थ्रू दूसरे वाले हाफ सेल में ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, तीसरा चीज ये मरकरी। मरकरी एक्चुअल में हाइड्रोजन जब आएगा, हाइड्रोजन गैस जब आएगा यहाँ से, वो उसको कैप्चर करने का काम करता है, मतलब एक तरीके का मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, और ये जो प्लेटिनम वायर है और प्लेटिनम ब्लैक से जो कोटिंग रहता है ना, सो दैट की इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, जो भी हाइड्रोजन गैस आएगा वो इसी साइड पे आकर के रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो पूरा सेटअप समझ में आ गया कैसा है। अब हम लोग आते हैं इसके रिएक्शन पे कि किस तरीके से ये रिएक्शन करता है। ठीक है, सेटअप समझ में आ गया ना सबको। देखिए अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना, इसी के रेफरेंस में हम लोग बाकी सभी इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके पोटेंशियल को हम लोग मतलब कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, अगर वो एनोड की तरह बिहेव करता है तो कैसा रिएक्शन होगा, कैथोड की तरह बिहेव करता है तो कैसा रिएक्शन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड की तरह बिहेव किया, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे से आता है, हाइड्रोजन गैस क्या है, यहाँ पे से आ रहा है, तो हाइड्रोजन गैस आएगा, वो 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन H2 जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होकर के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक, और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करता है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, रिडक्शन। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जैसे ही H2 पॉजिटिव, ये जो सॉल्यूशन में H2 पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन के जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको कैप्चर करेगा और H2 के फॉर्म में ये रेड्यूस हो जाएगा। और ये जो H2 के फॉर्म में रेड्यूस हो रहा है ना, तब ये बबल्स दिखते हैं। ठीक है, तो कैथोड की तरह अगर बिहेव करता है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि ये बबल्स देखने को मिलेंगे, और एनोड की तरह बिहेव करता है तो ये बबल्स देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम ये है कि वो दूसरे इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को नापने का काम करेगा, मतलब पोटेंशियल को मेजर करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए ऑल दो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल खुद का भी एक पोटेंशियल होता है, मतलब हाइड्रोजन का खुद का अपना एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल बोलने का अब ये मैं पोटेंशियल अगर जब कभी भी बोल रहा हूं तो मेरा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल से ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्योंकि ये खुद भी एक अपना एक तरीके का एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का भी अपना खुद का इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का पोटेंशियल होगा, बट इसकी पोटेंशियल को ना हम लोग 0 मान करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड बनाना है, इसी के रेस्पेक्ट में बाकी सभी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पोटेंशियल को ना 0 मान करके चलते हैं, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को भी और इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एक वैल्यू देना होता है। जैसे कि इस चीज को एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इतना लंबा होता है, कौन बोला कि 1 सेंटीमीटर इतना ही लंबा होता है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया ना कि इतना सेंटीमीटर जो होगा, इतना सेंटीमीटर जो होगा पूरे यूनिवर्स में उसको 1 ही सेंटीमीटर बोला जाएगा। ठीक है, मतलब किसी को पता नहीं है कि ये एक्चुअल लेंथ इसका क्या है, हम लोगों ने उसको नाम दिया है कि हाँ ये इतना इतना जो लेंथ होगा ना उसको 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। तो वही चीज सेम चीज यहाँ पे हो रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जो भी पोटेंशियल है, मतलब जो भी इस पूरे कंडीशन में, ये पूरा अगर कंडीशन सेटअप करते हैं तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हाइड्रोजन का जो भी पोटेंशियल आएगा ना उसको 0 मान करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी, इसको हम लोग 0 मान करके चलते हैं। तो यहीं से ये हमारा रेफरेंस बनता है। ठीक है, अब रेफरेंस क्यों बनाया गया इसको, अब देखिए अभी जब हम लोग सेल के बारे में देख रहे थे, सेल को जब कनेक्ट किया गया था वोल्ट मीटर से, तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को बताता था। ये जो वोल्ट मीटर है इन दोनों के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को बताता था। ठीक है, अगर इन दोनों ही सेल में से मान लीजिए एक तरफ मैं हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा दूं और यहाँ पे मान लीजिए कॉपर को ही लगे रहने देता हूँ,
ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देता हूं और कॉपर को यहीं पे लगे रहने देता हूं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो इसलिए ना यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव में देखने को मिलेगा हमको। तो अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जाऊं, तो इसका पोटेंशियल तो मैं मान करके चल रहा हूं कि ये 0 है, तो जो भी यहाँ पे रीडिंग आएगा वो किसका पोटेंशियल होगा, वो इसका पोटेंशियल, मतलब कॉपर वाले सोल्यूशन का पोटेंशियल होगा। समझ में आया किस तरीके से हम लोग फिर मेजर करने वाले हैं इस चीज को? यस स्टैंडर्ड सर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे कॉपर का हाफ सेल लगा देंगे। अभी वो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखाया वो एक्चुअल में हाफ सेल है ना, आप खुद देख सकते हैं ये चीज क्या है, हाफ सेल है। देखिए ये हाफ सेल ही है। हाफ सेल किसको बोला जाता है, एक खुद के सॉल्यूशन में खुद के ही रॉड को डिप करना, हालांकि यहाँ पे रॉड नहीं है, गैस है। तो गैस को पहले ट्रैप किया जा रहा है और इसी गैस को ट्रैप करके अपने सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, तो ये एक तरीके का हाफ सेल ही है। किसका हाफ सेल है, हाइड्रोजन का हाफ सेल। ठीक है, तो इस हाफ सेल के साथ दूसरे वाले हाफ सेल को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिखाएगा। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता है वही एग्जैक्ट वैल्यू वो दूसरे वाले हाफ सेल का पोटेंशियल का वैल्यू रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके पोटेंशियल का तो वैल्यू हम लोग 0 मान करके ही चल रहे हैं। ठीक है, इसके पोटेंशियल का वैल्यू को हम लोग 0 ही मान करके चल रहे हैं, तो जो भी पोटेंशियल का वैल्यू दिखाएगा वो दूसरे वाले हाफ सेल के पोटेंशियल का वैल्यू दिखाएगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके डिफरेंट हाफ सेल के साथ कनेक्ट करके डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया ये वाला बात? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देते हुए चलता हूं आपको। जैसे एनोड की तरफ, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड के साथ डिफरेंट हाफ सेल के साथ हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं सोडियम के हाफ सेल के साथ, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं जिंक के हाफ सेल के साथ, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं एल्यूमिनियम के हाफ सेल के साथ, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं सिल्वर के हाफ सेल के साथ, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कॉपर के हाफ सेल के साथ। तो ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के हाफ सेल के साथ हम इसको कनेक्ट करके डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला बात? ठीक, तो अब ये तीनों ही मेटल्स हैं। ठीक है, अब इसका एक सीरीज आता है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है। उसके बेसिस पे मतलब इसी को ऐसे कनेक्ट करके ना कुछ का वैल्यू नेगेटिव आता है, कुछ का वैल्यू पॉजिटिव में जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू। तो कुछ का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा, कुछ का वैल्यू पॉजिटिव में जाएगा। तो उसके बेसिस पे ना इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बेसिस पे ये एनोड की तरह बिहेव करता है और कैथोड की तरह बिहेव करता है। समझाता हूँ किस तरीके से। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो ग्रुप सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम, इन तीनों का ही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, जिंक, सोडियम का, जिंक का, एल्यूमिनियम का, ये तीनों ही एलिमेंट का जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इन लोगों का इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो सोडियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, इन तीनों का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का वो ज्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन। ठीक है, तो जब कभी भी अगर मैं हाइड्रोजन को इन तीनों में से किसी भी एक के साथ, मान लीजिए जिंक के साथ अगर मैं कनेक्ट करता हूं, जैसे कि मैंने अभी डेनियल सेल में दिखाया था आपको, जिंक और कॉपर कनेक्टेड था, वैसे ही कॉपर को हटा करके वहां पे हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ला करके कनेक्ट कर देता हूं। तो बताइए कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह बिहेव करने वाला है कि कैथोड की तरह बिहेव करने वाला है? अब यहां पे से आप खुद से सोचना स्टार्ट करिए। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक की एनोड की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा कि कैथोड की तरह बिहेव करेगा? सर कैथोड की तरह। कैथोड की तरह क्यों बिहेव करेगा वो? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी है इन लोगों के कंपैरिजन में कम है। और एनोड में क्या होता है,
एनोड में Oxidation. इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रोसेस होता है, मतलब रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग इन लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब कैथोड की तरह अगर बिहेव करता है तो उसमें रिएक्शन कौन सा होगा, उसको देखिए। रिएक्शन कैसे होता है, जो Zn जो हाइड्रोजन के आयंस इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे ना, वो दो इलेक्ट्रॉन, अब ये दो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, दूसरे वाले हाफ सेल से आएगा। उस दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो, ठीक है। और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका जो हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करेंगे, जिसमें हो क्या रहा है, H पॉजिटिव आयन एक्वस वाला जो कि 1 मोलर का है, वो कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस में जो कि प्लेटिनम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पे देखिए, खुद देखिए आप, रिडक्शन हो रहा है, पॉजिटिव जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। अगर मैं इस रॉड को जिंक के साथ इसका सेल बनाऊं, डेनियल सेल बनाऊं, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आप देखिए। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, H पॉजिटिव जो कि एक्वस वाला है, और ये वाला एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलर का है, तो 1 मोलर लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये जो H पॉजिटिव आयन है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में, तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट। अच्छा, इसको हाफ लिखने का मतलब ये है कि एक ही एटम है ना इसमें, H2, अब H2 गैस ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, H बस नहीं निकलेगा, है ना, तो इसलिए हाफ H2 गैस में, ये गैस के फॉर्म में निकलेगा। और ये जो गैस है वो कनेक्टेड किससे रहता है, प्लेटिनम वायर से, ठीक है। ये वाला हो गया, ये एक हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर सॉल्ट ब्रिज लगा करके हम लोग डेनियल सेल को रिप्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये अभी कैथोड की तरह रिप्रेजेंट, मतलब ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा याद रखिएगा कि कैथोड जो रहता है वो, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, कैथोड है तो राइट साइड रहेगा। हाँ राइट साइड में रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और जो हमारा जिंक था, अभी अभी हमने इसको जिंक से कनेक्ट किया था, तो जिंक किस तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, तो एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, तो Zn सॉलिड वाला Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो उस सेल का, उस पर्टिकुलर सेल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। वही इन केस इसका जो कनेक्शन होता है कॉपर के साथ कर दिया जाता है या फिर सिल्वर के साथ कर दिया जाएगा, तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो फिर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला चीज, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। यस सर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो रहता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, हमेशा जीरो होता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का मैं बोलता हूँ रिडक्शन पोटेंशियल लिख करके दिखाइए, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करें। रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहे हैं ना, तो रेड्यूस करवाना है, ये जो साइन है उन लोगों को इस तरीके से अरेंज कर दिया, ये रिडक्शन पोटेंशियल को शो करता है। और अगर नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वैसे ही मैं बोलूंगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड बोल रहे हैं इसलिए नॉट लगाएंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या करना है, हम लोगों को ऑक्सीडाइज करवाना है, तो ये जो हाफ H जो रहेगा वो सामने आएगा और ये H पॉजिटिव बाद में आएगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई भी सा हो, अब ये चाहे मैं हाइड्रोजन के टर्म्स में दिखाया हूं आपको, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो रहेगा ना वो इस तरीके से शो होगा, मतलब ये जो आयंस रहेंगे वो रेड्यूस होंगे यहाँ पे, मतलब जो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा ना वो रिडक्शन भी शो कर रहा होगा। वैसे ही अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा होगा। ठीक है, इसको किसी और के टर्म्स पे मैं बताता हूँ, जैसे जिंक के टर्म्स पे बता रहा हूँ। एक और चीज समझिए यहाँ पे, जैसे ये ई नॉट लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शो कर, स्टैंडर्ड पोटेंशियल शो कर रहा है जैसे जिंक। बताइए ये जिंक का कौन सा पोटेंशियल शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना करीब नेगेटिव में आता है, मेरे को याद है ऐसा करके कुछ आ रहा है। ठीक है, -0.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.30 वोल्ट के बराबर आ रहा है। तो इसका जो पोटेंशियल, ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाँ तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ना, अब हम लोगों को ये वाला वैल्यू दे दिया गया है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू डायरेक्टली बस साइन चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता, वैल्यू वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, हर एक केस में ऐसा होगा। जैसे इन केस अगर यहाँ पे कॉपर का शो करता मैं, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल शो करता वो पॉजिटिव में आता है, तो पॉजिटिव 0.23 ऐसा करके कुछ आ रहा है मान लीजिए कॉपर का, तो हाँ पॉजिटिव 0.34 आ रहा है मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। तो हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है तो वैल्यू निगेटिव में जाएगा ना? कैसे नहीं समझा? अगर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला है और मेंशन किया है रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव में, तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही उसी चीज को बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जाता है, मतलब ये वाला पोटेंशियल दे दिया जाएगा, और हम लोगों को ना एक्चुअल में काम रिडक्शन पोटेंशियल से होता है, तो हम लोग इसके वैल्यू को नेगेटिव किए बिना ही डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। तो उसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि इनकेस अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है किसी का वैल्यू, तो उसका जब रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे ना जस्ट साइन बस इनवर्स होगा और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड उसका वैसे ही रहता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ूं फिर? यस सर। चलिए ये देखिए, अब ये है मेन हमारा फॉर्मूला जिसको हम लोगों को यूज करना है। ये नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं है, अभी हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे चल रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल, सेल का जो पोटेंशियल बनेगा, मतलब दोनों हाफ सेल को मिलाए और एक पूरा सेल का जो फॉर्मेशन हुआ, उसकी सेल का जो फॉर्मेशन होता है, ये जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है उसका जो सेल का फॉर्मेशन होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो होगा वो बराबर होगा ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, और ये जो ई नॉट है वो एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल को शो करता है, याद रखिएगा इस बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैथोड में जो इलेक्ट्रोड है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, और यहाँ पे एनोड में जो इलेक्ट्रोड है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही। ठीक है, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को, कैथोड वाले रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड वाले के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना पड़ता है, तब जाकर के हम लोगों को ओवरऑल सेल का पोटेंशियल देखने को मिलता है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बताइए। ठीक है, इस चीज को ना एक तरीके से इनकेस अगर आप वो कंफ्यूज हो जाएंगे तो इस चीज को एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं। जैसे सेल है जो हमारा डेनियल सेल था, ठीक है, अभी मैं फिर से लिखूंगा तो ये सब मिट जाएगा करके मैं ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा हूँ। याद करिए कि हमारा जो डेनियल सेल अभी हम लोगों ने जो बनाया था, जिंक और कॉपर का जो सेल बनाया था, जिंक का हाफ सेल था और यहाँ पे कॉपर का हाफ सेल था। जो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल आएगा
वो दोनों के पोटेंशियल के मिलाने से ही आएगा, है ना, दोनों के पोटेंशियल को मिलाने से ही आता है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं इस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लूं, क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लेता हूं, इसको मैं ऐड करूंगा इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ, क्योंकि दोनों मिलाकर के सेल बना रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन कर रहा है और एक रिडक्शन कर रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर मैं मिलाऊंगा तब जाकर के ओवरऑल सेल का पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। सही सही बात बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो ये कैथोड वाला जो कर रहा है वो रिडक्शन कर रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसको मैं ऐड करूंगा इस एनोड वाले के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ, एनोड वाले के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ ऐसा करके, ठीक है, ये ऐड करूंगा। तो जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा ना, जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, तो उसका जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव में आएगा, तो ओवरऑल फॉर्मूला भी क्या हो जाता है। अब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मुझे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका नेगेटिव वैल्यू लूंगा, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला वापस से इसी फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। हालांकि इस चीज में मत पढ़िए, इनकेस अगर आपको भूल जाएंगे तब की बात है ये, बाकी आप इस फॉर्मूला को ही याद रखिए। इस फॉर्मूला में क्या है, कैथोड को माइनस करना है एनोड से और दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल ही शो करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल को आपको बता ही दिया कि बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की इतनी प्रायोरिटी हम लोग देते नहीं है, जो भी रहेगा, जितना भी काम रहेगा, हम लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल यही होता है। तो फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल आने वाला है, पोटेंशियल का जो वैल्यू आने वाला है, फिर वो चाहे कैथोड हो फिर वो चाहे एनोड हो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है आगे में, उसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक, समझ में आ गया ये चीज, फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम। डिसएडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स बने हैं, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इसको देख लेते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 मोलर का HCl का सॉल्यूशन को मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा ईएमएफ में चेंज ड्यू टू इम्प्योरिटीज इन प्लेटिनम फॉल में इम्प्योरिटीज आने की वजह से ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ये जो इसका जो पोटेंशियल रहता है ना, सेल का पोटेंशियल चेंज हो सकता है। अगर मैंने क्या कहा कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, उसके पोटेंशियल को मैं मान करके चल रहा हूँ जीरो है, ठीक है, एक्चुअल में वो जीरो नहीं है। तो जो ईएमएफ रहता है ना, हो सकता है उसका चेंज हो जाए प्लेटिनम फॉल में इम्प्योरिटीज आने की वजह से। अगर प्लेटिनम फॉल में इम्प्योरिटीज आ जाएगा तो जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पहले डिपॉजिट हो पा रहा था उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे, वो उतना नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल में वेरिएशन आने लगेंगे। तो इसलिए इसको भी मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और इसका सेटअप ज्यादा कॉस्टली होता है, जिस वजह से मतलब ये काफी डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। ये सारी चीजें इसके डिसएडवांटेजेस में आती हैं, तो इसलिए और भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आए जिसको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, नॉन इक्वेशन पे, या जिसको नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन। ये पूरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सभी जितने भी मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे, जितने भी नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स थे, वो सभी को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हाफ सेल बना करके कनेक्ट किया गया। इन लोगों के बीच का ईएमएफ का वैल्यू निकाला गया, मतलब जो वोल्टेज है उसका वैल्यू निकाला गया। जो भी वोल्ट मीटर में रीडिंग आता था वही उस पर्टिकुलर हाफ सेल का, मतलब उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का हमारा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता था, ठीक है। अब हमेशा हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि कोई हाफ सेल है, जैसे कि जिंक का हाफ सेल हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा था, एज एन एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो कर रहा था, तो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा जिंक का रॉड है उसका जो पोटेंशियल है उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही शो कर रहे हैं। मतलब ये हालांकि ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन दिखाने की वजह से ही ये वाला जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल का रीडिंग दिखाता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स पे रहता है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। अब हम लोग आते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब ऐसा तो हमेशा वो नहीं है ना, मतलब कन्वीनियंट नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन जो रहे वो 1 मोलर का ही सॉल्यूशन बने, हमेशा टेम्परेचर जो वो 298 केल्विन का ही रहे, या फिर हमेशा जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहे। तो वेरिएशंस आ सकते हैं।
तो इसलिए जब वेरिएशंस आएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो रिडक्शन सेल का जो पोटेंशियल निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टेम्परेचर जब 298 केल्विन ना हो, प्रेशर जब 1 atm ना हो, या फिर कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, या इन तीनों में से कोई एक भी पैरामीटर को शो नहीं कर रहा, मतलब प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 298 हो, बट कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, तब हम लोग इस वाले मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, नॉन-स्टिक इक्वेशन वाले। पहले एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, डेरिवेशन दिखाया गया है, हालांकि हम लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला से काम है, तो एज सच डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये वाला फॉर्मूला से काम है, बट क्योंकि डेरिवेशन मेंशन्ड है इसमें, तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए अब यहाँ पे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट गैल्वेनिक सेल, हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है तो सेल को जो काम करना पड़ रहा है वो खुद ही काम करेगा। ठीक है, दैट इज वर्क विल बी डन बाय द सेल इटसेल्फ टू कैरी आउट द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए सेल को अपने से ही एनर्जी देना पड़ेगा और खुद से काम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे सिस्टम खुद ही काम कर रहा है। अगर जब कभी भी सिस्टम खुद ही काम करता है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है। गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस चीज को समझना। गिब्स फ्री एनर्जी में एक्चुअल में होता क्या है, इसको एंट्रोपी वगैरह से काफी अच्छे से समझाया जा सकता है, हालांकि मैं थर्मोडायनेमिक्स में अभी जाना नहीं चाह रहा। बट ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम जब खुद ही वर्क को परफॉर्म करता है ना, तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब वो जितना अमाउंट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी प्रेजेंट रहता है वहीं पे से अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है और उसी को वर्क में कन्वर्ट करने लग जाएगा। ठीक है सिस्टम, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यही हो रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर वर्क को डिफाइन किया जाए तो वर्क जो होता है वो चार्ज इनटू वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल जो है सेल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क को हम लोग चार्ज इनटू वोल्ट के बराबर लिख सकते हैं। तो इसको डेनियल सेल में क्या काम इसका, तो डेनियल सेल में देखते हैं, डेनियल सेल में क्या था, जिंक था और कॉपर था। तो उसमें कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे थे देखते हैं उसको। एनोड में रिएक्शन जो हो रहा था, 1 मोल जिंक 1 मोल Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग एक मोल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 1 मोल जिंक आयन बनाएगा और 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। वैसे ही कैथोड के केस में क्या होता है, कॉपर 1 मोल कॉपर का 2 पॉजिटिव आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लेता है और 1 मोल कॉपर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन कितना हुआ, 2 मोल के बराबर। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में। ठीक है, दिख रहा है यहाँ से 2 मोल इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया ना, 2 मोल यहाँ पे से रिलीज हुआ, 2 मोल यहाँ पे से एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, हम लोग एक्चुअल में चार्ज को कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पे चार्ज किस लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेल वर्क परफॉर्म कर रहा है वो कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो इस वर्क के फॉर्मूला में चार्ज भी आया है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस पूरे वर्क परफॉर्मिंग के प्रोसेस में कितना चार्ज इंक्लूडेड है। तो कितना चार्ज इंक्लूडेड होगा, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हम लोग चार्ज का वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। हम लोगों को पता है कि 1 मोल का इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है, जिसको 1 फराडे भी बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर 1 फराडे 96500 कूलम के बराबर है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना फराडे के बराबर होगा, 2 फराडे के बराबर। ठीक है, अब क्योंकि रिएक्शन तो है वो डेनियल सेल का है, डेनियल सेल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, 2 फराडे लिख रहे हैं। बट मान लीजिए कि कोई और रिएक्शन होता, किसी और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जिसमें सिर्फ 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा हो, किसी और रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जिसमें 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हो, तो वैसे वाले रिएक्शंस को जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो कि n मोल्स इलेक्ट्रॉन किसी सेल के रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, तो n मोल रिएक्शन का जो n मोल इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने वाला जो रिएक्शन होगा उसमें जो चार्ज इंक्लूडेड रहेगा वो n इंटू एफ के बराबर होगा, मतलब n फराडे के बराबर होगा। ठीक है, और वोल्ट को हम लोग ई सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हुआ क्या,
वर्क जो होगा जिसको फिजिक्स के थ्रू हम लोग इस तरीके से फिजिक्स के फॉर्मूला के थ्रू चार्ज इनटू वोल्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो चार्ज कितना आ गया NF के बराबर और वोल्ट कितना आ गया E सेल के फॉर्म में लिखते हैं उसको, तो वर्क इज इक्वल्स टू NF E सेल के बराबर है। बट थर्मोडायनेमिक्स से हम लोगों को पता है ये कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जब वर्क सिस्टम खुद ब खुद परफॉर्म करता है तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी से ही वो वर्क को लेता है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी मतलब स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी में से ही एनर्जी उठाता है और उसी को यूटिलाइज करके वर्क परफॉर्म करता है। तो जितना वर्क करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी का लॉस होगा। तो ये जो W होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल जी लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस डेल जी इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे माइनस डेल जी इज इक्वल टू NF E सेल के बराबर होगा और डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल के बराबर होता है। अब ये E सेल कहां से आएगा, E सेल नस्ट इक्वेशन से आएगा, और ये अगर नॉट लगा दिए तो गिव्स फ्री एनर्जी एट द स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग पता करेंगे, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कई जगह काम आएगा। डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेट करना है अगर क्वेश्चन को तो इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर बन जाए, ठीक है। और E नॉट सेल कहां से निकालते हैं आप बताइए, आप E नॉट सेल कहां से निकालेंगे? E सेल तो आप नॉन इक्वेशन से निकाल लेंगे जो कि अभी आगे बढ़ने वाला है। E नॉट सेल कहां से निकालेंगे? अगर डेल जी नॉट का वैल्यू पूछ दिया गया क्वेश्चन में तो E नॉट सेल कहां से निकालेंगे सर? कैथोड माइनस एनोड करके। हाँ एग्जैक्टली, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड करेंगे तो वहां से E नॉट सेल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिसको याद रखिए, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नॉन इक्वेशन पे। नॉन इक्वेशन का भी थोड़ा सा डेरिवेशन पे चले जाते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स से एक रिलेशन होता है, थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन, वो कौन सा रिलेशन है, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q, ठीक है। ये वाला एक रिलेशन है। यहाँ पे डेल जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में बोला गया है। डेल जी नॉट का जो वैल्यू है, डेल जी नॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे। और R जो है वो गैस कांस्टेंट इसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक। टेम्परेचर केल्विन में रिप्रेजेंट हुआ है। और एलन जो है नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस E करके भी लिखा जाता है, और इसका वैल्यू अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है इसको 2.303 लॉग टू द बेस 10 लिखा जाता है। मतलब नेचुरल लॉग को आप लॉग E भी लिख सकते हैं। अब जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में इस चीज को बड़े होंगे, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10, मतलब लॉग टू द बेस 10 में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये इस तरीके का होता है, ठीक है। और Q क्या है, Q जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको आगे देखेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से गया इक्वेशन, हाँ देखिए इक्वेशन 1 से हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है माइनस NF E सेल, है ना, अभी देखे थे प्रीवियसली, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल, है ना, तो वही चीज लिखा गया है। डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF E सेल, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, ठीक है, प्लस RT ln Q, Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब मुझे E सेल का वैल्यू निकालना है, तो E सेल का वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे से NF को हटाना पड़ेगा, माइनस के NF को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, माइनस NF से डिवाइड करने के बाद E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q के बराबर। यही होता है नॉन्स्ट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मतलब रिलेशन, जिसमें E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT ln Q माइनस RT अपॉन NF ln Q के बराबर। यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F आप जानते हैं फराडे का वैल्यू कितना होता है 96500, ठीक है। R का मतलब 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और T मतलब टेम्परेचर। अगर इन सभी के वैल्यूज को फिक्स कर दिया जाए, जैसे कि टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स कर देते हैं 298 केल्विन, नेचुरल लॉग जो है आप जानते हैं नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला जाएगा 2.303 लॉग टू द बेस 10, और n को फिलहाल के लिए वैसे ही रहने देते हैं, और फराडे को 96500 ले लेते हैं। तो ये सभी वैल्यूज ना कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने से अच्छा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो 298 टेम्परेचर पे पूछा जाएगा, और आर का वैल्यू तो जैसा है वैसे ही रहेगा, और फराडे का वैल्यू जो है वैसे ही रहेगा। तो एग्जामिनेशन में सॉल्व करने से अच्छा पहले से यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन रहेगा वो मॉडिफाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 591 होता है, बाकी 59 भी चल जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाय n log टू द बेस 10 क्यूब के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन वो चेंज होता रहेगा, तो इसलिए इसको चेंज नहीं किया। इन केस अगर यहाँ पे 2 कर देंगे तो 0.03 हो जाएगा ऊपर वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये वाले इक्वेशन को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन में जरूर देख लीजिएगा कि जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन मेंशन तो है ना। अगर 298 केल्विन मेंशन नहीं है तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, मतलब ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो 298 केल्विन पे पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली आप ये वाले फॉर्मूला को भी याद रखिए। ठीक है, ये होता है नन्स इक्वेशन। इसी नन्स इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाकी का चीज फिर कल डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह इससे बेस्ड। यस सर, थैंक यू सर।